गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन कर रहे थे क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण, और क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण में 7 रासायनिक गुण हो गए थे अपने। अब देखिए क्लोरोफॉर्म की 8वीं अभिक्रिया है जिसका नाम है हाफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का नाम होता है हाफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया। अब कार्बिल एमीन कहा जाता है किसको? आइसोसाइनाइड को। कार्बिल एमीन किसको कहते हैं? आइसोसाइनाइड को। इसलिए इस अभिक्रिया को आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। तो कार्बिल एमीन है वो आइसोसाइनाइड को कहते हैं, इसलिए इसको आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहा जाता है। अब इस अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है क्या? आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड। इसलिए इस अभिक्रिया को कहा जाता है हाफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण। अब देखिए इस अभिक्रिया में क्या होता है? प्राथमिक एमीन CH3NH2 कार्बन श्रृंखला से क्या लगा है? NH2। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक को क्या कहते हैं? प्राथमिक एमीन। ये प्राथमिक एमीन है CH3 के लिए मेथिल और NH2 के लिए एमीन। तो प्राथमिक एमीन के रूप में ले लिया मेथिल एमीन। और प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया करवाई जाती है CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ। अपन क्लोरोफॉर्म पढ़ रहे, क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण कर रहे, तो हाफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया आइसोसाइनाइड परीक्षण में प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से करवाते हैं। और ये अभिक्रिया होती है क्षार की उपस्थिति में। क्षार के रूप में ले लिया KOH, और क्षार के कितने अणु लेने? 3 अणु। अब देखिए यहां पे उत्पाद के रूप में क्या क्या प्राप्त होता है। अब क्लोरोफॉर्म में क्लोरीन कितने होते हैं? 3। और यहां क्षार के कितने अणु लिए? 3 अणु। तो क्लोरोफॉर्म के 3 क्लोरीन और क्षार के 3 पोटेशियम, 3 अणु बन जाएंगे किसके? KCl के, पोटेशियम क्लोराइड के। प्लस अब देखिए NH2 के 2 हाइड्रोजन, NH2 के 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन किसका? क्लोरोफॉर्म का। तो NH2 के 2 हाइड्रोजन, क्लोरोफॉर्म का 1 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। और KOH में OH कितने हैं? 3। तो ये 3 OH और ये 3 हाइड्रोजन, 3 अणु बन जाएंगे किसके? जल के। ठीक है। प्लस अब देखिए क्या बचा? यहां बचा CH3N, ये दोनों हाइड्रोजन तो चले गए जल के रूप में। अब यहां बचा CH3N और क्लोरोफॉर्म में बचा C। तो इधर बचा CH3N और ये क्लोरोफॉर्म का बचा C। इनको ऐसे कैसे जोड़ दो? तो CH3NC। अब NC कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? आइसोसाइनाइड, है ना। और आइसोसाइनाइड लगा है किससे? मेथिल से। तो ये उत्पाद के रूप में प्राप्त हो गया मेथिल आइसोसाइनाइड।
तो इस प्रकार इस अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, इसलिए इसको हाफमान कार्बिलैमिन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड फ्रिक्शन कहा जाता है। अब देखिए ये इसे आइसोसाइनाइड फ्रिक्शन क्यों कहते हैं। देखिए इस अभिक्रिया का उपयोग है वो प्राथमिक एमीन और क्लोरोफॉर्म, प्राथमिक एमीन और क्लोरोफॉर्म दोनों के फ्रिक्शन के लिए किया जाता है। अब जब अपन आगे एमीन वाला टॉपिक पढ़ेंगे वहां पे भी ये अभिक्रिया आएगी, क्योंकि किसका फ्रिक्शन है, प्राथमिक एमीन का, और साथ में क्लोरोफॉर्म का भी फ्रिक्शन है, इसलिए इसे अपन क्लोरोफॉर्म में पढ़ रहे हैं। और यहाँ उत्पाद के रूप में क्या बनता है, एल्किल आइसोसाइनाइड। तो ये एल्किल आइसोसाइनाइड बनाने की विधि भी है, तो जब अपन आइसोसाइनाइड वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे भी आएगी। तो ये अपने सिलेबस में 3 बार आएगी, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ध्यान रखें। अब यहाँ उत्पाद के रूप में बना है मेथिल आइसोसाइनाइड, तो मेथिल का M, आइसो का I, साइनाइड का C, तो इसे MIC गैस भी कहा जाता है। मेथिल आइसोसाइनाइड को MIC गैस भी कहते हैं, और ये एक जहरीली गैस होती है। मेथिल आइसोसाइनाइड जो है MIC गैस, ये एक जहरीली गैस होती है। इसे भोपाल त्रासदी गैस भी कहा जाता है। मेथिल आइसोसाइनाइड को भोपाल त्रासदी गैस भी कहा जाता है। भोपाल जो कहा जाता है मध्य प्रदेश में, तो वहां पे मेथिल आइसोसाइनाइड के लीक होने से कई लोगों की डेथ हो गई थी, इसलिए मेथिल आइसोसाइनाइड को भोपाल त्रासदी गैस भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया काफी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ उत्पाद के रूप में मेथिल आइसोसाइनाइड बनता है, जिसे भोपाल त्रासदी गैस MIC गैस कहते हैं, क्योंकि एक जहरीली गैस होती है। अब देखिए, अब अपन इस अभिक्रिया की करेंगे क्या, क्रिया विधि। इस अभिक्रिया की क्रिया विधि लिखेंगे अपन। क्रिया विधि में देखिए, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्षार का एक अणु, अपन ने क्षार के कितने अणु लिए थे, 3 अणु लिए थे। क्षार का एक अणु है वो टूटेगा K+ और OH- में, ठीक है। अब यहां जो OH- बना है, तो क्षार का OH- है वो क्रिया करेगा किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, और ये क्षार का OH- है वो क्लोरोफॉर्म का ले जाएगा क्या, H+, ठीक है। यहां क्षार का OH- है वो क्लोरोफॉर्म का क्या ले जाएगा, H+ ले जाएगा, H+ OH-, ये बन गया जल। अब यहां H+ निकला था, जो इलेक्ट्रॉन किसको दे गया, CCl3 को, तो CCl3 पे आ जाएगा माइनस, तो ये CCl3 पे आ गया माइनस। अब CCl3- को देखिए क्या कहेंगे, ट्राई क्लोरो कार्बिन
ट्राइक्लोरोकार्बेनाइन। ठीक है। कार्बन पे यदि कौन सा आवेश हो, पॉजिटिव आवेश हो, तब उसको कहते हैं कार्बोकेटाइन, और यदि कार्बन पे नेगेटिव आवेश हो तो उसको कहते हैं कार्ब एनाइन। तो यहाँ कार्बन पे क्या है, नेगेटिव है, तो ये कार्बेनाइन हो गया, कार्ब एनाइन। और यहाँ क्लोरीन कितने हैं, 3, तो ये हो गया ट्राइक्लोरोकार्ब एनाइन। अब देखिए थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये जो ट्राइक्लोरोकार्बेनाइन है यहां से निकल जाएगा Cl माइनस, ट्राइक्लोरोकार्बेनाइन से क्या निकल जाएगा, Cl माइनस, तो ये यहां प्राप्त होगा CCl2, और यहां निकल गया Cl माइनस। अब जो CCl2 है ये डाइक्लोरोकार्बेन, ये क्या बन गया, डाइक्लोरोकार्बेन। और जो डाइक्लोरोकार्बेन है ये मुक्त मूलक मध्यवर्ती के रूप में बनता है। तो इस अभिक्रिया में ध्यान रहे, मध्यवर्ती के रूप में क्या बनता है, डाइक्लोरोकार्बेन बनता है। यहां मध्यवर्ती के रूप में क्या बनता है, डाइक्लोरोकार्बेन। अब देखिए फोर्थ स्टेप में क्या होगा, ये जो डाइक्लोरोकार्बेन है ये क्रिया करेगा मेथिल एमीन के साथ। डाइक्लोरोकार्बेन किससे क्रिया करेगा, मेथिल एमीन से। ये मेथिल एमीन और ये डाइक्लोरोकार्बेन। ठीक है। अब देखिए यहां मेथिल एमीन में नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर। मेथिल एमीन में नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, CCl2 को, डाइक्लोरोकार्बेन को। तो ये दाता हो गया और ये ग्राही, और दाता और ग्राही के बीच कौन सा बंध बनता है, उप सहसंयोजक बंध बनता है। तो यहाँ मेथिल एमीन और डाइक्लोरोकार्बेन के बीच बन जाएगा उप सहसंयोजक बंध। तो देखिए नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 2। इन हाइड्रोजन को इस टाइप से शो कर देंगे। ठीक है। अब नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए CCl2 को, तो ये उप सहसंयोजक बंध बन गया। ठीक है। अब देखिए यहां पे क्षार का कितना अणु काम आया, 1 अणु। अपन ने क्षार के कितने अणु लिए थे, 3 अणु। अब क्षार के जो बचे हुए 2 अणु हैं, क्षार के बचे हुए 2 अणु, ये यहां पे क्रिया कर लेंगे। ठीक है। अब 2 पोटेशियम है, 2 पोटेशियम ले जाएंगे 2 क्लोरीन को, ये बन जाएगा 2 KCl। ठीक है। यहां बचे 2 OH, ये 2 OH ले जाएंगे 2 हाइड्रोजन को, 2 OH और 2 NH2 वाले हाइड्रोजन, ये बन जाएगा 2 H2O। ठीक है। अब बचा CH3NC, तो ये अपन को अपना मुख्य उत्पाद प्राप्त हो गया। अब आइसोसाइनाइड में 2 तो होते हैं सहसंयोजक बंध और 1 होता है उप सहसंयोजक बंध। अपना पहले भी बताया हुआ है, आइसोसाइनाइड समूह में 2 सहसंयोजक बंध होते हैं और 1 उप सहसंयोजक बंध होता है। उप सहसंयोजक बंध यहाँ पे बन गया था, जैसे नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन दिए थे किसको, डाइक्लोरोकार्बेन को।
तो यहाँ उप सहसंयोजक बंध बन गया था। ठीक है, अब जब यहाँ से दोनों हाइड्रोजन चले गए और यहाँ से दोनों क्लोरीन चले गए तो यहाँ पे बन गए दो सहसंयोजक बंध। ठीक है, तो ये अपन को मुख्य उत्पाद प्राप्त हो गया मेथिल आइसोसाइनाइड। मेथिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, यहां दो जल के अणु और ये यहां दो पोटेशियम क्लोराइड के अणु। अब देखिए ये एक जल का अणु ऊपर बन गया था तो जल के अणु टोटल कितने हो गए? दो यहां पे जल के अणु और एक यहां पे, तीन जल के अणु हो गए। ठीक है, और अपन ने देखा था तीन जल के अणु बने थे इस अभिक्रिया में। पोटेशियम क्लोराइड कितने बने थे? तीन, तो दो पोटेशियम क्लोराइड तो ये रहे। ठीक है, अब देखिए तीसरा पोटेशियम क्लोराइड, यहां बचा था पोटेशियम आयन और यहां निकला था क्लोराइड आयन। तो ये पांचवें स्टेप में ये पोटेशियम आयन और ये वाला क्लोराइड आयन, ये बना लेंगे पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड भी कितने हो गए? तीन, दो पोटेशियम क्लोराइड ये रहे, एक पोटेशियम क्लोराइड ये रहा। ठीक है, तो इस प्रकार उत्पाद के रूप में तीन पोटेशियम क्लोराइड, तीन जल के अणु और मेथिल आइसोसाइनाइड, ये अपना मुख्य उत्पाद है। तो ये इस अभिक्रिया की क्या है? क्रिया विधि है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अभिक्रिया का नाम है हाफमान कार्बिलैमीन अभिक्रिया। कार्बिलैमीन किसको कहते हैं? आइसोसाइनाइड को। तो यहाँ उत्पाद के रूप में एल्किल आइसोसाइनाइड बन रहा है, कार्बिलैमीन अभिक्रिया, और इसे आइसोसाइनाइड रिएक्शन भी कहा जाता है। ये प्राथमिक एमीन और क्लोरोफॉर्म की पहचान करने का रिएक्शन होता है। अगली अभिक्रिया है एल्कीन पर क्लोरोफॉर्म का योग। ये ले लिया एल्कीन, ब्यूट 1 और ये एल्कीन है। अब देखो एल्कीन पर अपन किसी का योग करवाते हैं, एल्कीन पर किसी का भी योग करवाए तो वहां पे मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ के नियम लगते हैं, है ना। और मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ कब लगते हैं? जब एल्कीन कैसी हो? असम्मित हो। तो ये ब्यूट 1 है, वो एक कैसी एल्कीन है? असम्मित। डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन अलग अलग है, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन पे 1 ही हाइड्रोजन है। तो ये कैसी एल्कीन है? असम्मित। योग करवा रहे हैं क्लोरोफॉर्म का CHCl3 का। अब यहां उपस्थिति होती है प्रोक्साइड की, यहां उपस्थिति होती है किसकी? प्रोक्साइड की। अब प्रोक्साइड की उपस्थिति में आपको पता है एल्कीन पर किसी का योग करवाते हैं, और यदि एल्कीन है असम्मित तो असम्मित एल्कीन पर प्रोक्साइड की उपस्थिति में किसी का योग करवाते हैं तो अपन को पता है ये योग है वो कौन से नियम के अनुसार होगा? एंटी मार्कोनिकोफ के अनुसार।
प्रोक्साइड की उपस्थिति में एंटी मार्कोनिकोव लगता है, इसीलिए एंटी मार्कोनिकोव के नियम को प्रोक्साइड प्रभाव भी कहा जाता है ना। तो अब देखिए एंटी मार्कोनिकोव क्या कहता है कि असममित एल्कीन है, उसमें द्विबंध के पाई इलेक्ट्रॉन उस कार्बन पे स्थानांतरित होते हैं जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो, है ना। तो यहाँ हाइड्रोजन है 1 और यहाँ है 2, इस पे हाइड्रोजन कम है, तो द्विबंध के पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे स्थानांतरित हो जाएंगे। इस कार्बन पे आ जाएगा माइनस और इस कार्बन पे आ जाएगा प्लस। अब क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन है वो निकलेगा H प्लस के रूप में और CCl3 पे आ जाएगा माइनस। अब ये H प्लस है, H प्लस लग जाएगा माइनस वाले कार्बन से और CCl3 माइनस लग जाएगा प्लस वाले कार्बन से और डबल बॉन्ड बदल जाएगा सिंगल बॉन्ड। तो अपन को ये प्राप्त होगा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH माइनस और H प्लस क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड बदल जाएगा सिंगल बॉन्ड में और CH2 प्लस से लग जाएगा CCl3 माइनस। ठीक है, तो ये उत्पाद बन गया। अब देखिए इसका IUPAC नाम, यहां कार्बन श्रृंखला में कार्बन कितने हैं 5, एक कार्बन ये 2 3 4 5। अंकन किधर से होगा जिधर से क्लोरो प्रतिस्थापी लगे हैं, ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। ठीक है, अब देखिए पहले कार्बन पे 3 क्लोरो प्रतिस्थापी लगे और IUPAC नाम में अपन प्रतिस्थापी को सबसे पहले लिखते हैं। तो देखिए 1 1 1 ट्राई क्लोरो, 5 कार्बन के लिए पेंट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो ब्यूट 1 पर प्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म का योग करवाते हैं, तो योग होता है एंटी मार्कोनिकोव के अनुसार और उत्पाद बनता है 111 ट्राइक्लोरोपेंटेन। ठीक है, तो ये एल्कीन पर क्लोरोफॉर्म का योग हो गया। अब देखिए क्लोरोफॉर्म की अंतिम रासायनिक अभिक्रिया। जिसका नाम है राइमर-टिमान अभिक्रिया। अब राइमर-टिमान अभिक्रिया है, वहां पर राइमर-टिमान अभिक्रिया में क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया कराई जाती है किसके साथ, फिनोल के साथ। ठीक है, अब राइमर-टिमान अभिक्रिया में क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया फिनोल के साथ करवाते हैं तो उत्पाद के रूप में बनता है सैलिसैल्डिहाइड। तो यहां उत्पाद के रूप में किसका निर्माण होगा, सैलिसैल्डिहाइड का निर्माण होगा। देखिए इसकी समीकरण इस प्रकार से होगी, ये ले लिया फिनॉल और फिनॉल एक
एरोमेटिक यौगिक है। फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ, और यहां साथ में उपस्थिति होती है क्षार की। अब क्षार के रूप में ले लेंगे NaOH, और यहां क्षार के 3 अणु लेंगे। ठीक है, अभी हाफमान कार्बिल अभिक्रिया की थी आइसोसाइनाइड 63, वहां पे भी क्लोरोफॉर्म के साथ क्षार के कितने अणु लिए थे? 3 अणु। बस वहां पे प्राथमिक एमीन से क्रिया हुई थी, और यहाँ पे फिनोल के साथ है। अब यहाँ उत्पाद के रूप में, मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगा सैलिसैल्डिहाइड। सैलिसैल्डिहाइड ये होता है जिसमें बेंजीन पर 2 समूह लगे होते हैं, एक तो एल्कोहलिक समूह और एक एल्डिहाइड समूह, और ये दोनों समूह यदि हो पास पास वाले कार्बन पे तो इसको कहा जाता है सैलिसैल्डिहाइड। तो ये यहां मुख्य उत्पाद हो गया सैलिसैल्डिहाइड। साथ में बनेंगे 3 अणु सोडियम क्लोराइड के, और साथ में 2 अणु बनेंगे किसके? जल के। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म की क्रिया फिनोल के साथ होगी 3 क्षार की उपस्थिति में। एक तो बनेगा सैलिसैल्डिहाइड, 3 बनेंगे NaCl और 2 बनेंगे जल। अब ये किस प्रकार से बनेंगे, अब अपन इसकी देखेंगे क्या क्रिया विधि। तो देखिए इसकी क्रिया विधि, सबसे पहले फिनोल है, वो क्रिया करेगा क्षार के 1 अणु से। अब फिनोल है, उसकी प्रकृति होती है अम्लीय। फिनोल की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, और अम्ल है वो क्या त्यागते हैं? H+। अब फिनोल है वो क्षार से क्रिया करेगा, तो फिनोल त्यागेगा अपना H+, ठीक है, और बदल जाएगा किसमें? फिनॉक्साइड में। फिनोल H+ त्याग कर किस में बदलता है? फिनॉक्साइड में। फिनोल की ऑक्सीजन पे आ जाता है माइनस। अब फिनोल ने H+ त्याग दिया क्योंकि ये अम्ल है और यहाँ क्षार है, तो क्षार त्यागेगा OH-। अब इसका H+ और इसका OH-, ये निकल जाएगा जल का अणु। एक जल का अणु यहां से निकल गया। यहां जल के अणु कितने बनते हैं? 2। एक जल का अणु यहां से निकल गया। अब देखिए यहां फिनोल H+ त्याग कर बदल गया किसमें? फिनॉक्साइड में, जिसमें ऑक्सीजन पे क्या है? माइनस। O- से लग जाएगा Na+। ठीक है, तो ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बन गया? सोडियम फिनॉक्साइड। अब देखिए, अब ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है, इसके साथ क्रिया करेगा कौन? क्लोरोफॉर्म। कौन क्रिया करेगा? क्लोरोफॉर्म क्रिया करेगा। अब देखिए फिनोल या सोडियम फिनॉक्साइड ये कैसे यौगिक है? एरोमेटिक यौगिक है, और एरोमेटिक यौगिक जो है,
एरोमेटिक यौगिक का मुख्य गुण कौन सी अभिक्रिया होती है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। एरोमेटिक यौगिक का मुख्य गुण कौन सी अभिक्रिया होती है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। तो अब यहां पे होगा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। अब देखिए यहां इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में कौन कार्य करेगा? यहां क्लोरोफॉर्म से एक क्लोरीन निकल जाएगा Cl- के रूप में। क्लोरोफॉर्म से एक क्लोरीन किसके रूप में निकल जाएगा? Cl- के रूप में। तो क्लोरोफॉर्म के कार्बन पे क्या आ जाएगा? प्लस। अब यहां से Cl- निकल गया तो ये बचा CH Cl2 और इसके कार्बन पे क्या है? प्लस। तो यहां इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में कार्य करेगा CH Cl2। 2 Cl के लिए डाई कार्बेट। तो ये यहां बनने वाला मध्यवर्ती है। अभी आपने देखा था जो आइसोसाइनाइड फ्रिक्शन हाफमान कार्बिलमेन अभिक्रिया, वहां पे भी मध्यवर्ती क्या बना था? डाइक्लोरोकार्बेट। लेकिन वो मुक्त मूलक के रूप में था और ये पॉजिटिव के रूप में है। और जिस पे पॉजिटिव होता है उसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो ये यहाँ डाइक्लोरोकार्बिन है, वो यहाँ कार्य करेगा किसका? इलेक्ट्रॉन स्नेही का। अब देखिए ये जो डाइक्लोरोकार्बिन है ये इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में आक्रमण कर देंगे सोडियम फिनॉक्साइड के ऑर्थो कार्बन पे। ये डाइक्लोरोकार्बिन इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में किस पे आक्रमण कर देगा? सोडियम फिनॉक्साइड के ऑर्थो कार्बन पे। यहां लगा है ONA, तो इसके पास वाला कार्बन कौन सा होगा? ऑर्थो। तो इसके पास वाले कार्बन पे अटैक कर देगा। अब इसका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा किस पे? बेंजीन वाले पे। तो इसलिए बेंजीन वाला है वो यहां से त्याग देगी H+। क्यों? क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज है वो बेंजीन पे आ जाएगा। अब बेंजीन के पॉजिटिव को उदासीन करने के लिए यहां से बेंजीन का हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन को दे देगा, जिससे बेंजीन का पॉजिटिव उदासीन हो जाएगा और ये हाइड्रोजन निकल जाएगा H+ के रूप में। तो देखिए एक प्लस वाले ने दूसरे प्लस वाले को क्या कर दिया? प्रतिस्थापित। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। ठीक है। अब ये जो H+ है वो चला जाएगा, यहां से क्या निकला था? Cl-। तो ये H+ Cl- यहां से निकल जाएगा क्या? HCl। और ये यहां ऑर्थो कार्बन पे जुड़ जाएगा CH Cl2। कौन सी अभिक्रिया द्वारा? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन द्वारा। तो अपन को ये प्राप्त होगा। ठीक है, CH Cl2 जुड़ गया। अब देखिए अपन ने क्षार के कितने अणु लिए थे? 3 अणु लिए थे। यहां अभी क्षार का केवल एक अणु कब है? क्षार के कितने अणु बचे? क्षार के अभी 2 अणु बचे। तो देखिए ये क्षार के 2 अणु यहां पे क्रिया कर लेंगे। अब इसके 2 सोडियम चले जाएंगे 2 क्लोरीन के साथ। तो ये 2 NaCl। अब ये जो 2 OH है क्षार के, ये 2 OH लग जाएंगे किसकी जगह? क्लोरीन की जगह। तो ये सोडियम फिनॉक्साइड और यहां ऑर्थो पे CH के साथ लग गए 2 OH। अब देखिए यहां एक ही कार्बन पे कितने OH लगे हैं? 2 OH लगे हैं। अब एक ही कार्बन पे 2 OH लगे हो तो वो क्या होता है? हाइड्रेट। एक ही कार्बन पे 2 OH लगे हो वो क्या होता है? हाइड्रेट। और जो कि क्या होता है? एस्थाई।
तो ये यहाँ बनता है अस्थाई हाइड्रेट, और हाइड्रेट अस्थाई होता है इसलिए वहां से तुरंत निकल जाता है किसका अणु, जल का अणु, एक OH का H और दूसरा OH पूरा, तो ये निकल गया जल का अणु। अब देखिए क्या बचा, CHO, CHO क्या हो गया, एल्डिहाइड। तो ये आपका सोडियम फिनोक्साइड के ऑर्थो कार्बन पे कौन सा समूह आ गया, एल्डिहाइड समूह आ गया, है ना। अब अपन को बनाना है सेलिसैल्डिहाइड, और सेलिसैल्डिहाइड में बेंजीन में पास पास वाले कार्बन पे एक तो होता है OH और एक होता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड तो आ गया। अब यहाँ सोडियम फिनोक्साइड को वापस बदल लेंगे फिनोल में, ठीक है। यहाँ फिनोल को सोडियम फिनोक्साइड में क्यों बदला था, क्योंकि फिनोक्साइड है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के लिए ज्यादा क्रियाशील होता है किसकी तुलना में, फिनोल की तुलना में, इसलिए फिनोल को पहले बदला था सोडियम फिनोक्साइड। अब सोडियम फिनोक्साइड को वापस बदल लेंगे फिनोल में, तो देखिए कैसे बदलेंगे। यहाँ क्या निकला था, HCl, और अपने जो अभी सिंपल अभिक्रिया लिखी थी वहां पे अपने देखा था इस अभिक्रिया में HCl का निर्माण नहीं होता, तो ये जो HCl है जो यहाँ निकला था, ये HCl यहाँ पे वापस काम आ जाएगा, H प्लस Cl माइनस। तो यहाँ पे देखिए सोडियम धातु है तो इस पे प्लस और ऑक्सीजन पे माइनस। अब H प्लस है वो लग जाएगा O माइनस से, ये H प्लस है वो O माइनस से लग जाएगा, O माइनस H प्लस क्या हो जाएगा OH, और यहाँ ऑर्थो पे क्या लगा है एल्डिहाइड CHO, तो ये अपना मुख्य उत्पाद बन गया सेलिसैल्डिहाइड। सेलिसैल्डिहाइड में यही होता है, बेंजीन वाले में पास पास वाले कार्बन पे एक तो अल्कोहल समूह और एक एल्डिहाइड समूह, तो ये सेलिसैल्डिहाइड बन गया। और Cl माइनस है वो चला जाएगा Na प्लस के साथ, तो साथ में बन जाएगा NaCl। तो अभी अपन ने समीकरण लिखी थी वहां उत्पाद के रूप में एक तो बना था सेलिसैल्डिहाइड मुख्य उत्पाद, और साथ में बने थे 3 NaCl। तो देखिए 2 NaCl तो ये बन गए थे और एक NaCl ये रहा, 3 NaCl हो गए, और साथ में बने थे 2 जल के अणु। 2 क्या बने थे, जल के अणु। तो एक जल का अणु यहाँ पे निकला था शुरुआत में, और एक जल का अणु यहाँ पे हाइड्रेट कंडीशन से निकला था, तो 2 जल के अणु। तो ये क्लोरोफॉर्म की जो राइमर-टिमान अभिक्रिया है फिनोल के साथ, उसकी क्या है क्रिया विधि, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में आप देख सकते हो यहाँ इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन होता है यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के लिए ज्यादा क्रियाशील होता है कौन, फिनोक्साइड, इसकी तुलना में फिनोल की तुलना में, इसलिए फिनोल को पहले किस में बदला जाता है, फिनोक्साइड, ताकि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन है वो आसानी से हो जाए। क्यों, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में कार्य करता है डाइक्लोरोकार्बन, जो कि एक दुर्बल इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, जो एक क्या होता है, दुर्बल इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन स्नेही दुर्बल होता है, इसलिए फिनोल को अधिक क्रियाशील फिनोक्साइड में बदला जाता है। फिनोक्साइड इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के लिए फिनोल की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है, ठीक है। अब इस अभिक्रिया में देखो फिनोल के साथ जुड़ता है एल्डिहाइड। फिनोल किस में बदलता है, सेलिसैल्डिहाइड में, और सेलिसैल्डिहाइड में फिनोल में क्या जुड़ा है, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड समूह को अपन फॉर्मिल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, फॉर्मिल। तो यहाँ फिनोल में एल्डिहाइड समूह जुड़ता है, फॉर्मिल समूह जुड़ता है, इसलिए इस अभिक्रिया को फिनोल का फॉर्मिलीकरण भी कहते हैं। इस अभिक्रिया को फिनोल का
फॉर्मिलीकरण भी कहते हैं। फॉर्मिलीकरण का मतलब किसी में फॉर्मिल समूह का जुड़ना, फॉर्मिल यानी एल्डिहाइड। तो यहाँ पे फिनोल में एल्डिहाइड समूह जुड़ जाता है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, फिनोल का फॉर्मिलीकरण कहते हैं। तो ये अभिक्रिया फिनोल में वापस आएगी। ठीक है, तो ये आपके क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण है वो कंप्लीट है। धन्यवाद। ओपन